दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह। आज सोनिया गांधी जी के द्वारा जो इंडियन एक्सप्रेस में 27 जून को लेख लिखा गया, इंडिया साइलेंस ओवर गाजा व्हेन वर्ल्ड स्पीक अबाउट इट, उस पर चर्चा करूंगा। सम्मानीय सोनिया जी ने भारत की विदेश नीति की काफ़ी विश्लेषण भी किया है और ख़ास करके जो मुरलीधर का आयोग का रिपोर्ट जो यूएनओ का है उसका विश्लेषण किया है, उसके आधार पर भी अपने निष्कर्ष निकाले हैं। भारत सरकार के द्वारा जो गाजा में खास करके पैलेस्टीनियों के लिए और इजराइल में जो नीति हैं, मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, वक्तव्य दिए गए नहीं दिए गए, इस पर उन्होंने चर्चा की है और भारत सरकार पर लगाया है जो उनके तरफ से तो समझे तो आरोप भी लगाया गया है कि गाजा के जो में हिंसा हुई है, 70,000 के आसपास लोग मारे गए हैं और काफ़ी बच्चे हैं, मरे भी हैं, सैनिक भी हैं। इन लोगों के बारे में जो मानवीय नरसंहार है, यूएनओ जिसको नरसंहार को का दर्जा कह रही हैं, उसके संबंध में वो ज़्यादा वक्तव्य नहीं दिए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ वो इजराइल की यात्रा भी कर रहे हैं। ईरान के बारे में भी लिखा है कि भारत में सरकार ने ईरान के साथ भी उसके भी जो युद्ध है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में भी कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है और भारत मिडल ईस्ट में जो है अपने प्रभाव को कम करते जा रहा है। सुनने में तो आकर्षक लगता है कि उन्होंने बड़ा पक्ष रखा है। अब क्यों रखा है, इस समय ही इस आवाज़ को उन्होंने क्यों उठाया है, ये तो गहन विश्लेषण का बात है। हालांकि जब टीवी डिबेट आ रहे हैं तो विरोधी कहते हैं कि यूपी में जब चुनाव होने वाले हैं तो मुस्लिम मतदाता के थोक में वोट कांग्रेस को मिले, इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। कारण पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें जो सिर्फ मुस्लिम के बल पर ही और 90% जो है मुस्लिम जो है उनके ही एमएलए जीत करके आए, अन्यथा समाज के अन्य वर्गों का साथ नहीं रहा। अब पिछले 10-15 वर्षों से मुस्लिम मतों के जो प्राप्त करने वाले कई दल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और ममता वाली पार्टी अकेले नहीं रही, ओबीसी साहब भी मैदान में, एआईएम भी मैदान में कूद गए हैं। वैसी परिस्थिति में यूपी के जो लगभग 25% मतदाता जो मुस्लिम हैं उनको लुभाने के लिए भी हो सकता है कि इन्होंने सोनिया जी ने अभी गाजा का प्रेम और इजराइल का प्रेम, मध्य एशिया का प्रेम जो है उन्होंने जागृत हुआ है। तो इस संबंध में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि जो है इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन जो बाणवीर बनने से, वक्तव्य देने से कोई राजनीतिक समाधान नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं सोनिया जी द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में भी कोई प्रश्न नहीं उठाए गए। मैं इस पर बोलने के लिए जब ये लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रश्नों को देख रहा था तो उसमें एक आध प्रश्न ही थे, लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के द्वारा, प्रियंका जी के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। हाँ, पैलेस्टाइन के लिए उन्होंने, प्रियंका जी ने एक दिन थैला तो ले गए, लेकिन कोई खास वक्तव्य नहीं आया, जिससे होता कि लोकसभा राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई। यदि आवाज़ न उठाई तो उन्होंने कभी कोई सरकार से आग्रह नहीं भी किया कि कांग्रेस पार्टी की टीम जो है सदस्यों का टीम को भेजें कि गाजा में जा कर के पैलेस्टीनियों की स्थिति को देखें, उनके साथ क्या अत्याचार अन्याय हो रहा है, और ईरान में भी जा कर के देखें। ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कोई मेडिकल एड भी नहीं भेजा। पंडित नेहरू कांग्रेस के समय में जो 1938 और 42 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहे थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आग्रह पर वहाँ मेडिकल टीम भेजे थे, जिसके 3 सदस्य थे, डॉक्टर बोस, डॉक्टर अटल और डॉक्टर कॉटनिस पर तो फिल्म भी बनी। और इस टीम को भेजने में कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विशेष रुचि दिखाई। तो ऐसी भी कोई रुचि जो है, जो श्रीमती गांधी, प्रियंका, राहुल जी, खड़गे साहब, ऐसे लोगों ने भी जो है, रमेश जी भी ऐसा नहीं दिखाया है। और न ही कोई उन्होंने कोई संग्रह भी किया होगा कि इन लोगों को सहायता के लिए कोई कैंप लगाया हो, पैसे धन संग्रहित किया, दवाइयों को संग्रहित कर करके उनको भिजवाया हो।
ऐसा भी नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले करती। चीन के लिए भी युद्ध में जब हो रहे थे 1940 में चेन्नई में मेडिकल इकट्ठे करवाए गए थे कांग्रेसियों के द्वारा, वो भेजा गया था। तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये जो है जिसको हम साधारण भाषा में विधवा विलाप, जो ऐसे इनके नहीं करें हम लोग, जो है केवल प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं, कोई कंक्रीट लाभ का देने का प्रयास नहीं करते हैं। और यदि डिप्लोमेटिक स्थिति में भी देखें तो डिप्लोमेटिक स्थिति में दो राष्ट्रों के युद्ध के बीच में कोई दूसरा राष्ट्र तीसरा राष्ट्र बीच में कूदता नहीं है। पंडित नेहरू के समय से ही जो हम नॉन अलाइंड की जो नीति अपनाते थे, भारत का था गुटनिरपेक्ष था, और किसी भी देश के साथ युद्ध में वो भागीदार नहीं होते थे। बड़े बड़े युद्ध होते थे, अपने तरफ से अपने विचार पक्ष रख देते थे, शांति का प्रयास करते थे, डिमांड करते थे, लेकिन उस लड़ाई में वो भागीदार नहीं बनते। भारत सरकार ने भी ऐसा ही किया है। इन युद्धों में भी भारत सरकार ने वो शांति का जो है प्रयास किया है और उसके लिए आवाज़ उठाई है कि जो दोनों देश जो है आपस में मिलजुल करके समस्या का निदान करें और जल्द से जल्द की शांति की स्थापना करें। समस्या का निदान पर जोर दिया गया है, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो और जो ईरान के बियाबानी युद्ध हो, उसमें भी भारत सरकार ने शांति के प्रयास के लिए किया है। यूएनओ में भी जब प्रस्ताव आया है तभी भारत सरकार ने उन जो है पैलेस्टाइनियन के समर्थन में मत दिया है और सहायता भी दिया है। और मेडिकल एड में तो भारत सबसे ज़्यादा है, लगभग 65 मैट्रिक टन जो है सहायता भारत से भेजा गया, जिसमें 15 मैट्रिक टन तो केवल जो मेडिकल के सामान, सर्जरी के सामान थे डायरेक्टली भेजे, और जो यूएनओ के माध्यम से भी भेजे, कारण वहाँ सामान भेजना भी कठिन होता था। लोग लूट लेते थे, हमास के लोगों को लूट लेते थे और जो आवश्यकता जिनको है उनको नहीं पहुँचता था। तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से भी किया भी। तो इस बात की जो है श्रीमती गांधी ने सराहना नहीं की। दूसरी उन्होंने पैलेस्टाइनियों का जो संबंध में जो उनकी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, नरसंहार है, सभी मानते हैं, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा वहाँ व्यवस्था ही हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन में हमास के द्वारा जो इजराइल के 1200-1300 लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की हत्या कर दी गई, बंदी बना करके रखा गया, उनके साथ अत्याचार हुए, समझौता वार्ता में भी जो हमास के द्वारा उनको छोड़ने के लिए बात नहीं थी। यदि उनको छोड़ दिया जाता तो समय पर ये युद्ध समाप्त भी हो जाता। काफ़ी मध्यस्थता के बाद वो धीरे धीरे कभी 2, कभी 4, कभी जिंदे, कभी मुर्दे लाश को उनके द्वारा धोया गया, छोड़ा गया, जिससे भी कि युद्ध बढ़ते गया। तो इसमें जो है इस बात की उन्होंने चर्चा नहीं की, और शांति के जो प्रयास हुए उस पर भी चर्चा नहीं की गया। हमास के द्वारा आतंकवादी जो कार्रवाई की गई, उनकी जो तैयारियां थी और उनकी भी जो उन्होंने प्रण ले रखा है कि हम इजराइल को समाप्त करेंगे, यहूदियों को समाप्त करेंगे, उस पर भी कोई क्लियर कट स्टैंड जो है इनके द्वारा नहीं लिया गया। तो ऐसी स्थिति में माने कि जो कोई भी क्लियर कट प्रयास तो उनके द्वारा भी नहीं हुआ और इन लोगों ने डिलाई की और लड़ाई को अपने आप आगे बढ़ाया। श्रीमती गांधी ने इन बातों की चर्चा नहीं की और कांग्रेसी नेता भी इस बात की चर्चा नहीं करते कि हमास के द्वारा ही पहले आतंकवादी कार्रवाई की गई और उस आतंकवादी कार्रवाई के रिटेलिएशन में ये युद्ध हुआ और बंधकों को छुड़ाने और बचाने के लिए युद्ध जो है 2-2.5 वर्षों तक आगे बढ़ता रहा। यदि बंधकों को समय पर छोड़ दिया जाता तो इतनी ज़्यादा युद्ध की विभीषिका भी नहीं होती। रही प्रश्न जो है 175 बच्चों के जो स्कूल है या हॉस्पिटल वगैरह में आक्रमण की, अब दोनों तरफ से जो मिसाइल पर मिसाइल चलते, जैसे महाभारत में तीरन पर तीर चलते, वैसी स्थिति में अब युद्ध हो रही। मिसाइलों का मिसाइल कौन किस देश का मिसाइल कहाँ गिरा, क्या गिरा, जो इजराइल चुप रहा, अब स्टेटमेंट दे देते कि हमारे मिसाइल नहीं थे। तो इसके लिए भी जो है उसे दोषी नहीं दिया करके सिर्फ इजराइल पर दोष दे करके ही समस्या का निदान नहीं हो सकता है। निष्पक्ष विश्लेषण होता और भारत सरकार को जो ध्यान दिया जाता, सरकार कांग्रेसियों का भी प्रयास होता, सरकार पर दबाव देती कि और भी मदद करें, तो थोड़ा उसको अच्छा होता और समय पर होता। अभी हाल फिलहाल में ही उनके 2-3 आर्टिकल आए हैं, 2-2.5 वर्षों से इस पर जो है कांग्रेस पार्टी का चुप्पी ही रहा। एक बात और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यदि हम इतिहास में झांक करके देखें तो 1948 में ही जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, शांति के बाद ही जो है
ब्रिटेन के द्वारा पहले तो इनको इजराइल वालों को अफ्रीका में ज़मीन दिया जा रहा था, नहीं दिया गया। तब इनको पास एक समझौता हुआ जिसमें कि इजराइल को लिए जो यही जो है यहाँ मिस्र के आसपास जो है सीरिया के आसपास के इलाका में जो यहूदी इलाका जो पैलेस्टाइनियन इलाका था, तो उसमें से ही इनकी आधी ज़मीन दी गई और इनको बसाया गया। 48 में इनको बनाया गया। उस समय में भी जो है 2 वर्ष के बाद ही जो है जब बनाया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इजराइल को मान्यता दे दिया गया। जबकि उस समय में जो लोग थे, गाज़ा वाले भी थे, पैलेस्टाइनियन लोग डिमांड कर रहे थे 2 राज्यों का निर्माण हो, 2 देश का निर्माण हो, एक इजरायलियों के लिए हो, दूसरे पैलेस्टाइन के लिए हो। लेकिन पैलेस्टाइनियों के डिमांड को नहीं माना गया और उस क्षेत्र को इजराइल को दे दिया गया। अब जो इजराइल को जो क्षेत्र दे दिया उसमें भी कम से बहुत ही सिस्टमेटिकली यहूदी लोग दुनिया भर से आकर के बस गए थे। इन लोगों ने धीरे धीरे युद्ध करके वहाँ से पैलेस्टाइनियों को निकालना शुरू किया और उसे समुद्र के किनारे भेजना प्रारंभ कर दिया, गाज़ा क्षेत्र में भेजना प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए 1948 में भी युद्ध हुआ, 1967 में हुआ, 72-73 में कई युद्ध हुए और जाकर के धीरे धीरे इन्होंने अपने जो पैलेस्टीनियों को इजराइल के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, गाज़ा के क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तो उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मान्यता दी। यदि उस समय में 2 स्टेट की मान्यता पर यदि 48 में सरकार डटे रहती तो इस तरह से जो है पैलेस्टाइनी जो बेघर के नहीं होते और अपने घर से निकाले ही नहीं जाते। उस समय भी चूक हुई और नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी 1992 के बाद, तो इजराइल के बाद जो है साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बना करके रखा गया। तो कांग्रेसियों ने इजराइल को मान्यता दी और मोदी जी ने और बीजेपी वालों ने तो इजराइल के साथ बाद में जा कर के जो है संधि किया, समझौता बनाया, उनके साथ रिश्ते बढ़ाए। दूसरी स्थिति है जब इतिहास पे हम गौर करके देखते हैं, मिडल ईस्ट या मुस्लिम देशों का रहा, जब भी भारत पाक का युद्ध हुआ, 3-4 युद्ध हुए। अभी हाल ही में जो सिंधु वाली जो अपने भारत सरकार का ने जो पाकिस्तान में का अपना जो 3-4 दिनों को युद्ध किया, उसमें भी किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। इस्लामिक ब्रदरहुड के आधार पर उन्होंने सबने पाकिस्तान का समर्थन किया। उसमें इजराइल भी था, पैलेस्टाइन भी था। पहले तो थोड़ा बहुत वो पैलेस्टाइन के यासर अराफात भारत का साथ देते थे, बात करते थे, लेकिन जब भारत और पाक के युद्ध में हो जाते थे वो भी सीधे के सीधे पाकिस्तान के समर्थक बन जाते थे। और इस स्थितियों में भी जो इजराइल ने बड़ा बैलेंस रखा, भारत के हितों का ध्यान रखा। तो एक दोस्त जो विपद के समय में साथ दे उसको छोड़ करके जो केवल वोट की राजनीति के आधार पर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। दूसरी यह स्थिति है, आज मुस्लिम ब्रदरहुड भी एकता नहीं है, मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में भी भेद है। अब बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र तो इजराइल से अपनी मित्रता कर ली, जो कि मिस्र के एक बॉर्डर पर भी जो ये गाज़ा वाले लोग पैलेस्टाइन है, उसने भी जो है 78 में एक अपनी एक समझौता कर लिया। 78 में कार्टर महोदय ने करवाया, इजराइल के साथ शांति कर ली। आज सऊदी अरबिया, बहुत सारे देश जो है इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं, युद्ध सामग्री का परचेजिंग करते हैं, अपने विकास नीतियों में उसका साथ लेते हैं। तो बहुत सारे देश उनके साथ हैं। तो भारत को भी वैसी स्थिति में कूदने की ज़रूरत नहीं है, सारे मुस्लिम राष्ट्र भी उनके समर्थन में नहीं है। तो भारत वे युद्ध में कूद करके और अपनी ही अजियत क्यों करवाता। रही बात पाकिस्तान को अभी मान्यता जो है ज़्यादा बीच बचाव करने का ईरान वाले में, तो अब भारत उस तरह की कोई चमचागिरी वाली राजनीति नहीं कर सकता। और वो ईरान वाले युद्ध अफ्रीका वाले में दोनों तरफ की नीति अपनाए हुए हैं, कभी ईरान का साथ देते हैं, कभी अमेरिका के साथ देते हैं। भारत अपने विदेश नीति पर, अपने राष्ट्रीय हित पर, अपने लोगों की सुरक्षा पर चलता है, किसी देश का पिछलग्गू नहीं बनता है। और भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अपने हित के आधार पर है। अब मोदी जी ने G7 देशों में भी दिखा दिया कि भारत जो है किसी से झुकता नहीं है, अपने राष्ट्र के लिए खड़ा रहता है। और जो गमजूसी उनके मित्रता के लिए मोदी जी ट्रंप से दिखाते थे, उससे भी उन्होंने परहेज़ किया। तो भारत की विदेश नीति केवल चुप रहने की नहीं है, केवल भारत के
विदेश नीति में शब्दों का चयन बहुत बारीकी से समझदारी से किया जाता है। इस बारीकी समझदारी की ट्रम्प भी स्वीकार करते हैं कि ये बहुत ही शालीनता से भारत की विदेश नीति को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। धन्यवाद। सोनिया जी के विचार गलत हैं। चलो अरे हम